आज राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतिहास पुराना है तथा भारत और पश्चिमी देशों में इस सिद्धांत को व्यापक समर्थन मिला। इसके बीज महाभारत के शांति पर्व व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खोजे जा सकते हैं। पश्चिम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूनान के सोफिस्ट विचारकों के द्वारा किया गया, लेकिन इस सिद्धांत का व्यापक रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व विस्तृत व्याख्या इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और फ्रांस के जीन जैक्स रूसो ने की। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ तथा इन्होंने 1651 में लेवियाथन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया। जॉन लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ। इनका महत्व उदारवाद के जनक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1690 में शासन पर 2 निबंध जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। रूसो का जन्म देखें तो 1712 में जिनेवा में हुआ। ये एक महान फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने 1762 में सामाजिक समझौता या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया। इस ग्रंथ में उनके राजनीतिक विचारों का निचोड़ है। किसमें? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी ग्रंथ में उन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक दशा की कल्पना की है। प्राकृतिक स्थिति में मानव का जीवन किस प्रकार था तथा राज्य की उत्पत्ति होने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इस विषय में तीनों विचारकों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन तीनों विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मानी है। हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से करेंगे, जैसे मानव स्वभाव। हॉब्स, लॉक, रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया है? प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स, लॉक, रूसो ने के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून। हॉब्स, लॉक, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानून कौन कौन से थे? समझौते के कारण। हॉब्स, लॉक, रूसो ने समझौते के कौन कौन से कारण बताए और सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। हॉब्स, लॉक, रूसो ने राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा मानी है और राज्य का स्वरूप कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य का स्वरूप क्या बताया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मानव स्वभाव कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में अलग अलग व्याख्या की है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव, हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। वह मनुष्य को स्वार्थी, हिंसक, झगड़ालू, नीच, निर्मम, पाशविक, घृणित, क्षणभंगुर, आत्म केंद्रित मानता है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में देखें तो हॉब्स मनुष्य में दुर्गुण देखता है कि वह मनुष्य के जो उसने मानव स्वभाव के बताए, हॉब्स ने उसमें दुर्गुण ही दिखाई देते हैं हॉब्स को। लेकिन लॉक मनुष्य के स्वभाव में मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य नैतिक प्राणी है, दयालु है, परोपकारी है, सत्यवादी, सहयोगी, न्यायप्रिय, शांतिप्रिय आदि सद्गुणों से संपन्न है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्थावादी सत्ता स्वीकार करता है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव। रूसो आदिम मनुष्य का स्वभाव निष्पाप, निर्दोष, पशुतुल्य,
स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ, एकांत प्रिय, सीधा मानता है। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एवं तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सब जगह जंजीरों में जकड़ा है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में देखें अब तो हाफलाक रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया है। जिस प्रकार उन्होंने मानव स्वभाव का अलग अलग उल्लेख किया उसी प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का भी अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया है। हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था थी। हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध या संघर्ष की अवस्था, अराजकता की अवस्था, प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः हिंसा की अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, पशुतुल्य, कुत्सित व छोटा था तथा इस अवस्था में नैतिकता का अभाव था। कानून और न्याय की कोई स्थान नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में कोई किसी के प्रति नैतिक दायित्व से बना हुआ नहीं था, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम था। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कि लोक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण मानव स्वभाव के आधार पर ही किया है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, पारस्परिक सहयोग, सौहार्द, सद्भावना की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, अब रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उसके बारे में अध्ययन करें तो प्राकृतिक अवस्था के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र और नैतिक अनैतिक से भाव से मुक्त, संपत्ति और परिवार से रहित था। प्राकृतिक अवस्था परम आनंद और सुख की अवस्था थी। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनैतिक नहीं हो सकती और नहीं इसे सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी। अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानून के बारे में हाफ्स रूसो ने क्या कहा है। तो हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार शक्ति का अधिकार था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अधिकार था। व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार था। हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्राकृतिक कानून बताए हैं। वो है कि प्रत्येक मनुष्य का ध्येय शांति स्थापित करना है। सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तैयार रहे। मनुष्य अपने आपसी समझौते का पालन करे आदि की बात की है। प्राकृतिक कानून मनुष्य को राज्य का कॉमनवेल्थ स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। अब लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकारों की बात की है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून विवेक और नैतिकता पर आधारित थे। ये मनुष्य की पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करते थे, जैसे किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशाओं में मनुष्य को सब प्रकार के अधिकार प्राप्त थे और रूसो व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार से संपन्न मानता है। रूसो ने प्राकृतिक कानून की किसी धारणा का उल्लेख नहीं किया है। रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक कानून का आधार बुद्धि नहीं बल्कि सहज भावना से और अनुभूति से पैदा होने वाली सामाजिकता है। अब देखते हैं समझौते के कारण कि हाफ्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते के अलग अलग कारण बताए हैं। कि हाफ्स के अनुसार समझौते के कारण कि प्राकृतिक अवस्था की असहनीय कठिनाइयों से को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। प्राकृतिक जीवन की अनेक कठिनाइयां थी। हिंसा, संघर्ष, युद्ध,
अराजकता को समाप्त करने और प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने, मनवाने तथा प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने के लिए समझौता किया गया। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक राजनीतिक समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ, इसलिए समझौता किया गया। अब लॉक के अनुसार समझौता के कारण, कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी, श्रेष्ठ अवस्था थी, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, जैसे प्राकृतिक नियमों की अस्पष्टता। इन प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायकर्ता का अभाव तथा इन प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली कोई सर्वमान्य शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। इसलिए इन असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य निर्माण के लिए समझौता किया गया। अब देखें कि रूसो के अनुसार समझौते के कारण, कि रूसो प्राकृतिक अवस्था को आदर्श सुख की अवस्था मानता है, लेकिन रूसो कहता है कि यह प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि जब समाज में व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ तो व्यक्ति के बीच परस्पर असमानता, द्वेष, ईर्ष्या, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। समाज में अशांति व संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। अब समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, कि हाब्स ने मात्र एक समझौते की बात की है। यह समझौता प्राकृतिक अवस्था से असंतुष्ट जनता के बीच हुआ। हाब्स ने शासक को समझौते का अंग नहीं माना है। शासक को समझौते का परिणाम है। समझौते की शर्तें शासक पर लागू नहीं होती हैं। व्यक्तियों ने केवल आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर सारे अधिकार शासक को सौंप दिए। इस पर समझौते से एक साथ ही राज्य और शासन की उत्पत्ति हुई है, ये हाब्स ने माना है। अब लॉक ने दो समझौतों की बात की है। एक है सामाजिक समझौता और दूसरा शासकीय समझौता। यह हाब्स ने एक समझौते की बात की, लॉक ने दो समझौतों की बात की है। प्राकृतिक अवस्था का अंत करने व समाज की स्थापना करने के लिए पहले सामाजिक समझौता किया। दूसरा समझौता समाज व शासक के में हुआ। शासक भी समझौते का अंग है। लॉक शासक को भी समझौते का अंग मानता है तथा जनता ने सारे अधिकार शासक को नहीं सौंपे हैं, कुछ अधिकार सौंपे हैं। इस प्रकार समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। रूसो ने एक समझौते की बात की है, जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ और राज्य की स्थापना हुई। प्रत्येक व्यक्ति ने इस संपूर्ण समाज के साथ समझौता किया। इस समझौते में व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सामान्य इच्छा को प्रदान किए। किसको प्रदान किए? सामान्य इच्छा को। इस प्रकार समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो देखा कि हाब्स ने एक समझौते की बात की है, लॉक ने दो समझौतों की बात की है और रूसो ने भी एक समझौते की बात की है। कि रूसो ने कहा है कि एक समझौता हुआ और व्यक्ति ने सारे अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं सौंपकर सामान्य इच्छा को प्रदान किए। अब है राज्य का स्वरूप, कि हाब्स, लॉक, रूसो ने राज्य का क्या स्वरूप बताया है। तो हाब्स के सामाजिक समझौते द्वारा एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई है और लॉक के सामाजिक समझौते के द्वारा सीमित राजतंत्र शासन वाले राज्य के स्वरूप पर बल दिया गया है और रूसो के सामाजिक समझौते द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन वाले राज्य के स्वरूप पर बल दिया है। कि जो हाब्स, लॉक और रूसो ने जो राज्य के स्वरूप को देखें तो हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का शासन का समर्थन किया है। लॉक ने समझौते के द्वारा सीमित राजतंत्र की स्थापना के बारे में बात की है और रूसो सामाजिक समझौते द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन वाले राज्य के स्वरूप पर बल देता है। इस प्रकार से आज हमने हाब्स, लॉक, रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बताया गया है उसके विषय में अध्ययन किया।